मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा से मैं बोलता हूँ वहाँ पे खत्म नहीं होता कि तुमने सम प्रोडक्ट कर लिया क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। क्वाड्रेटिक उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। सारा कुछ मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत आसान लगेगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे फॉर ऑल एक्स का बहुत ही बड़ा रेलेवेंस है। लॉजिक ऑफ पहला कि सर ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब जीरो अगर रूट के बीच में कहीं पे भी चला है तो देख बेटा, बीटा वाला रूट जीरो के आगे था तो बीटा वाला रूट पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। अल्फा वाला जो रूट है वो जीरो के पीछे है, अब जीरो के पीछे कोई भी नंबर होगा वो जीरो से कम होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो भाई साहब पहला हमने पढ़ा a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। Hey Bachapati, so once again a very warm welcome to all of you and I hope that you guys are doing absolutely fantastic। कैसे हो भाई सब लोग, क्या हाल चाल है सबका। तो आज फाइनली बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। लास्ट वाले क्लास में जाते जाते जो कि लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने आपको ग्राफ को बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया था और ग्राफ के बेसिस पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी बाय द वे मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ा था। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट वीक होने की वजह से 12th का बच्चा फाइनली 12th क्लास में जाके अच्छा खासा सफर करता है, क्योंकि उसको बातें समझ में नहीं आती है। मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा से मैं बोलता हूँ वहां पे खत्म नहीं होता कि तुमने सम प्रोडक्ट कर लिया क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। क्वाड्रेटिक उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। आज के क्लास में बच्चों हम लोग सबसे पहले लास्ट वाले क्लास के ग्राफ को थोड़ा सा और कंटिन्यू करने वाले हैं। ग्राफ में तुम लोगों को और भी बताने वाला हूं कि क्या-क्या चीजें ग्राफ में पूछी जा सकती हैं, क्या-क्या ग्राफ में पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसके अलावा हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है लोकेशन ऑफ द रूट्स, जिसपे जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा उन क्वेश्चंस को बहुत ही डिफिकल्ट भी समझता है, जबकि इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। सारा कुछ मैं सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत आसान लगेगा। बट बच्चा जनरली लोकेशन ऑफ द रूट्स के सवाल को अल्ट्रा डिफिकल्ट सवाल समझ के सोचते ही छोड़ देता है, या फिर सवालों में फालतू की जुगाड़पंती करता रहता है और जुगाड़पंती कभी काम नहीं करती। किस्मत सही होती है, जुगाड़पंती काम करती, किस्मत बेकार होती है तो जुगाड़पंती से आंसर भी गलत आ जाता है। और जेईई मेन या एडवांस का एग्जाम हम इसलिए नहीं देने जा रहे हैं कि वहां पे जाके हम कुछ जुगाड़पंती करेंगे। हम इसलिए देने जा रहे हैं कि हमें कुछ जानकारी होगी, कुछ नॉलेज होगा, उस नॉलेज के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को लगा के जेन्युइन तरीके से आईआईटी या एनआईटी तक पहुंचेंगे। हम कोई लॉटरी नहीं खेलने जा रहे हैं। और इस फ्री वाली सीरीज में जो कि बच्चों की बहुत ही ज्यादा डिमांड पे हम लोगों ने इसको शुरू किया था, कई सारे बच्चों का आप लोग कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो, लगातार इसकी डिमांड आ रही थी। आज हम लोग थर्ड वाला चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। सेट सेट हमने पहला चैप्टर फिनिश किया था, दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया था और तीसरा चैप्टर आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश होने वाला है। बच्चों के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे हालांकि इस बेहतर एक्सपीरियंस का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि इस पूरे जो सीरीज को एज ए कोर्स के फॉर्म में हम लोगों ने लॉन्च किया था, एज ए फ्री कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो इसमें क्या किया था कि भाई जीरो कॉस्ट में बच्चे को एक भी रुपया नहीं देना है और बच्चा इस बैच में खुद को इनरोल करके वेदांतु के ऐप पे क्लास करेगा। ठीक उसी हिसाब से क्लास करेगा जिस हिसाब से वेदांतु का इंटरनल बच्चा क्लास करता है जो पैसे दे के बैठा होता है। बात समझ में आती है। इंटरनल बैच में वेदांतु के ऐप से क्लास करने से बच्चों को फायदा क्या मिलता है कि पहली बात तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई बीच में ऐड नहीं आता, कोई फालतू के सजेशन नहीं आते कि फलाना कॉमेडी वीडियो देख लो क्वाड्रेटिक देखने के बजाय। दूसरी बात बेटा, जो वेदांतु का ऐप होता है उसमें आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो, वो एआई इनेबल्ड ऐप होता है। एआई इनेबल्ड वेदांतु के एआई का नाम वेद एआई है। आपको अगर लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट आता है कि सर ने ये पॉइंट बताया हमें समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, तो ऐसे केसेस में आप ऐप पे चैट के माध्यम से आप ऐप में डाउट भी पूछ सकते हो। तो मतलब एक बिल्कुल बेहतरीन सा शानदार सा आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। यदि कभी ऐसा होता है कि कोई आपने ऐप से वेद एआई से कोई डाउट पूछा, वेद एआई उस डाउट का जवाब अगर आपको नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में आप यूट्यूब पे जो ये अपना वीडियो जाएगा, इस वीडियो में आप कमेंट कर देना अपना डाउट और हर जो डाउट वाला कमेंट होता है, उसका जवाब मैं पूरी तरीके से ज़रूर देता हूँ। और यदि आप कमेंट करना चाहते हो तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे पहली बात तो आप
अदरवाइज मेरे टच में कैसे रहोगे, ये पहली बात हो गई। सेकंड नंबर पे आगे अगर आप लोगों के लिए कुछ भी अच्छा प्लान करते हैं या कुछ भी छोटा-मोटा अगर कभी वीडियो बनाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एकेडमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, तो अगर चैनल ही नहीं सब्सक्राइब रहेगा तो वैल्यू भी मिस हो जाएगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी काम है। लास्ट वाले क्लास को हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं और अभी तक देखा जाए तो बेटा ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग फिलहाल क्वाड्रेटिक में कवर कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट वाली क्लास में थ्योरी आपको पूरी डिटेल्ड वे में बता दी थी। ठीक है? थ्योरी के नाम पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा -b/2a, -d/4a होता है। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होती है। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक जो होती है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होती है। ये पहली बात। सेकंड नंबर पे हमने बताया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ डी क्या होता है। डी बेसिकली आपका एक्स एक्सिस के साथ बच्चा इंटरसेक्शन बताता है। डी बेसिकली क्या बताता है, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन बताता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ दो इंटरसेक्शन आता है, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, ग्राफ भले अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। यदि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है, जैसा कि आप इन दोनों ग्राफ के केस में देख सकते हैं। ये रियल एंड इक्वल रूट वाला केस है। यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आता। तो अपवर्ड के केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, डाउनवर्ड के केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तो इसके आधार पे हम लोगों ने आपको ये रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हर एक एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो उसके लिए उसको हमेशा एक्स के ऊपर होना पड़ेगा। हमेशा एक्स के ऊपर होने का मतलब क्या है बच्चा, कि पहली बात तो ग्राफ का ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी आपका लेस देन 0 होना चाहिए। और यदि कोई ग्राफ एक्स की हर एक वैल्यू के नेगेटिव है तो वो हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। एक्स एक्सिस के नीचे होने का मतलब है पहली बात तो ए आपका लेस देन 0 होना चाहिए और डी फिर से नेगेटिव होना चाहिए। दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव है। तो कभी फॉर ऑल एक्स आपको दिखता है तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो अगर कोई क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का बच्चा डी पॉजिटिव है तो वो तो भाई कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा। जस्ट मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो एक अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ था, उसका मान लो डी पॉजिटिव था। अब ये वाला ग्राफ भी नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं कि कभी नेगेटिव नहीं होता है। भाई आप अल्फा से बीटा के बीच में देखोगे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब ग्राफ की वाई वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अल्फा के इधर देखोगे, अल्फा के पीछे मतलब अल्फा से छोटे नंबर पे या फिर बीटा से बड़े नंबर पे देखोगे तो ग्राफ हमेशा एक्स के ऊपर है, मतलब ग्राफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो वैसे तो हर एक ग्राफ मतलब अगर उसका रियल रूट है तो एक्स की कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होता है और एक्स की बाकी वैल्यूज के लिए निगेटिव होता है। अगर कोई ग्राफ का रियल रूट है तो एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव होगा, एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। बट यदि ग्राफ का नॉन रियल रूट हो गया और अपवर्ड है तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव होगा। और यही अगर डाउनवर्ड ग्राफ हो गया, नॉन रियल रूट है, तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वो नेगेटिव होगा। तो ये समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे फॉर ऑल एक्स का बहुत ही बड़ा रिलेवेंस है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने आपको लास्ट क्लास में दिया था, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स 2x नहीं लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर लिखा है। पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस 10 माइनस 3a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, जरूरी बात ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो ये बता दो कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये 3a लिखना था, हमने उसको 3x लिख दिया। तो ये बता दो कि a की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा देख, निश्चित तौर पे अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है। अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ क्यों? चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है। यस और नो? तो निश्चित तौर पे आपका अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है। बात समझ में आती है? अब अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ में भाई अगर ऐसे टाइप का ग्राफ बन जाए, मतलब ग्राफ जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर वो बिल्कुल चलेगा। और आपको पता है इस वाले ग्राफ का जो डी होता है नेगेटिव होता है। ये ग्राफ हमेशा 0 से बड़ा होता है। यदि बच्चा मान ले अगर ऐसे टाइप का ग्राफ अगर बन जाए, अब इस वाले ग्राफ का डी ऑब्वियसली 0 है,
बट ये वाला ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो या तो 0 है या तो 0 बड़ा है, तो ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल होगा, ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल होगा। कंबाइंड कंडीशन क्या हो जाएगी? कंबाइंड कंडीशन हो जाएगी डी होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4 AC हम लोग कर लेते हैं बेटा। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सी कांस्टेंट वाला टर्म 10 -3a है, ये आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। 4 बच्चा कैंसिल हो गया, तो आपका ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो a प्लस 5 इंटू ए माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। वेबीकर मेथड लगा दो तो -5 टू प्लस माइनस प्लस, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई -5 से लेकर के +2 के बीच में आ गई। तो अगर a की वैल्यू -5 से +2 के बीच में है तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो या तो ऐसे टाइप का ग्राफ बनेगा या तो ऐसे टाइप का ग्राफ। आप एक बात और समझिए, जब आप -5 एंड 2 को हमने इंक्लूड किया है, यदि a -5 या फिर 2 के बराबर होता तो इस केस में ये वाला ग्राफ बिल्कुल ऐसे टाइप का बन जाता, मतलब ये ऐसा ग्राफ बनता जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसका d 0 के बराबर होता। बात समझ रहे हैं ना? तो a की वैल्यू यदि -5 या +2 है तो d 0 हो रहा था, मतलब ऐसे टाइप का ग्राफ बनेगा। और a की वैल्यू -5 एंड 2 के बीच का कोई नंबर है, -5 एंड 2 नहीं है, तो ग्राफ ऐसे टाइप का बनेगा। बट इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये भी अलाउड था, ये भी अलाउड है, लिहाजा ये प्रॉब्लम का फाइनल आंसर होगा a बिलोंग्स टू -5 टू +2। अगला सवाल देख, यहाँ पे क्या लिखा है? एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है y इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स a प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7a माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली अबव द x एक्सिस। अब ये स्ट्रिक्टली अबव द x एक्सिस का मतलब क्या हो गया भाई? निश्चित तौर पे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 है जो कि पॉजिटिव नंबर है, हाँ या ना? तो ये निश्चित तौर पे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इस अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का ग्राफ निश्चित तौर पे ऐसा ही होना चाहिए, ले देके आपका d लेस देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम की लैंग्वेज चेंज है, बट अगर आप ढंग से देखोगे तो बिल्कुल बच्चा लास्ट वाले सवाल के सिमिलर ही है। d को सिंपली हमें लेस देन 0 करना है। d का मतलब होगा बी स्क्वायर मतलब 8 इंटू ए प्लस 5 का होल स्क्वायर which will be 16 into a plus 5 का होल 64 into a plus 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 4ac का मतलब -4 into 16 और बेटा -7a -5 लिखना है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे प्लस करके +7a एंड +5 लिख देते हैं। ये बच्चा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया? क्योंकि बोला जा रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर सकता था। अगर बोला जाता है ग्राफ में टच एक्स एक्सिस और स्ट्रिक्टली अबव इट, तो उस केस में मैं बोलता भाई इक्वल टू 0 भी करता, बट यहाँ पे डी केवल लेस देन 0 हमें करना है। ऑब्वियस बात है बेटा, 64 दोनों साइड कैंसिल, 64 से डिवाइड कर दिया। a प्लस 5 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 हो जाएगा। ये आपका बनेगा +7a प्लस 5, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 30 लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझे ना? ए स्क्वायर प्लस, सही लिखा है ना सब कुछ? 7 अच्छा 17 है, सॉरी माफ कीजिएगा बेटा, 10 प्लस 7, हाँ 17a प्लस 30 आपका क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे फैक्टराइज होगा? 15 और 2 के फॉर्म में ना, तो इसको सिंपली डायरेक्टली लिख देते हैं भाई, इजी है। a प्लस 2 इंटू ए प्लस 15 जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी? -15 से लेकर के -2 के बीच में, -15 से -2, लिहाजा ए नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो। ये सबको क्लियर है, हाँ या ना? अब अगर मान लो इस पे और कोई और भी अगर मान लो बेटा सवाल आता, जैसे एक मतलब कई बार लोग वो सवाल करते हैं कि भाई एबीसी की वैल्यू पे कमेंट कर दो। वो सारा का सारा सवाल बेटा बहुत आसान होता है। जैसे एक छोटी सी मैं बात बोलता हूँ, मैंने आपसे बोला सारे ग्राफ के केस में कमेंट अपॉन एबीसीडी, कमेंट अपॉन ए बी सी डी। कमेंट अपॉन एबीसीडी मतलब एबीसीडी में से क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है वगैरह वगैरह, ठीक है ना? अब 2-4 सवाल मैं लिखता हूं, तुम्हें खुद लगेगा सर ये तो बहुत ही आसान हो गया।
और मान लो यहाँ पे मैंने फंक्शन आपको दे दिया या फिर ग्राफ मैंने दे दिया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लो मैंने पहला सवाल लिखा, पहला सवाल मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला ऐसे टाइप का ग्राफ है, अब एबीसीडी पे कमेंट कर दो। देख बेटा कितना सिंपल, अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ है, मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा, a पे तुरंत कमेंट हो गया। ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन कहीं पे भी नहीं आ रहा है, नॉन रियल रूट्स है, नॉन रियल रूट्स का मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। अब b और c पे कमेंट करना है। b पे कमेंट करने के लिए बच्चा हमेशा तुम वर्टेक्स का x वैल्यू देखा करो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट याद करो -b/2a होता था। तो इस वाले केस में हमें पता है कि जो -b/2a, अब देखो ना ये x वैल्यू कहां पे है, ये पहले क्वाड्रेंट में, तो -b/2a आपका ग्रेटर देन 0 है, हाँ या ना। 2a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a तो एनीवे पॉजिटिव नंबर था, मतलब माइनस ऑफ b ग्रेटर देन 0 है। -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो b लेस देन 0 है, मतलब इस वाले ग्राफ के केस में b कोई नेगेटिव नंबर होगा। c बहुत ही आसान है, c देखने के लिए बेटा y के साथ इंटरसेक्शन देखना है। अब जैसे इसी वाले ग्राफ का अगर देखोगे एट x इज इक्वल टू 0, ये लास्ट क्लास में भी बताया था, y की वैल्यू क्या आ रही है, c के बराबर आ रही है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0,c होगा। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है y एक्सिस के साथ ग्राफ का पॉजिटिव इंटरसेक्शन है, लिहाजा यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो एबीसीडी पे कोई भी सवाल आ जाए बेटा फर्क ही नहीं पड़ता, इस हिसाब से हम हमेशा कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने सेकंड सवाल लिखा, ठीक है ना, अब सेकंड सवाल मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, मैंने बोला ये मान लो सेकंड सवाल हमने लिख दिया, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया बट आप लोग माइंड मत करना ऐसा। अब देख बेटा डाउनवर्ड ओपनिंग है, मतलब ए नेगेटिव होगा, क्या रियल रूट्स है, बिल्कुल सर, अल्फा बीटा रियल रूट्स समझ में आ रहा है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,c ही होगा। अब बताओ भाई सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव y को कर रहा है ना। अब ये जो पॉइंट है बेटा नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट तो चलो 0 होगा वो पता है, बट y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली नेगेटिव होगा, मतलब c भी डेफिनेटली नेगेटिव होगा। वर्टेक्स कैसे निकालते थे, प्रोसेस वही था भाई, वर्टेक्स की x वैल्यू देखो कहां पे है, वर्टेक्स की x वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव होता है, -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना। 2a से जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, बताओ क्यों, क्यों बच्चा, a नेगेटिव है, जब नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ग्रेटर लेस हो जाता है, लेस ग्रेटर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। आज समझे ना। अब -b लेस देन 0, -1 से फिर मल्टीप्लाई करो, तो -1 से फिर मल्टीप्लाई करोगे b आपका क्या हो जाएगा, फिर से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, b ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब इस वाले केस में b आपका पॉजिटिव है। मैं कोई भी सवाल ऐसा लिख दूं ना बेटा, किसी भी कीमत पे तुम कभी परेशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपन को कंसेप्ट अच्छे से पता है। जैसे मान लो मैंने एक सवाल और लिखा, मैंने बोला मान लीजिए एक ग्राफ आपका था कुछ ऐसे टाइप का, अब इसमें एबीसीडी कमेंट कर दो। तो भैया डाउनवर्ड ओपनिंग का ग्राफ है, डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब ए पक्का नेगेटिव होगा, रियल रूट नहीं आ रहा है भाई, एक्स के साथ कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी भी नेगेटिव होगा। अच्छा बताओ सी कितना होगा, अब वाई को देखो कहां इंटरसेक्ट करेगा, अगर इसी वाई एक्सिस को मैं आगे बढ़ाता, ग्राफ को थोड़ा बढ़ाता तो हमें दिखता वाई को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, निगेटिव वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 0,c था, सी क्या होगा, सी भी आपका नेगेटिव होगा। अच्छा बी की बात करते हैं, बी में हमेशा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये बेटा वर्टेक्स वाला पॉइंट है, वर्टेक्स वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जबकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता था, -b/2a, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये लेस देन 0 है। फिर से 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, चूंकि a नेगेटिव नंबर था। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, तो b यहाँ पे लेस देन 0 हो। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था।
होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो, मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। तो ऐसे अगर कोई भी सवाल आता है कि ABCD की वैल्यू पे कमेंट करना है, तो जिस लेवल पे मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है उस लेवल पे यहाँ पे तो मैं फिर भी कुछ लिख रहा हूं, आप बिना लिखे बहुत इजीली सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। और बेटा इसी जो ग्राफ का एक एप्लीकेशन होता है जिसको आमतौर पे एक बच्चा जो है काफी मुश्किल टॉपिक समझता है, जिसका नाम होता है लोकेशन ऑफ द रूट्स। बट आप यकीन मान लीजिए आपको ये कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। कंसेप्चुअली आपको आसान लगेगा। कई बार हल्का फुल्का कैलकुलेशन सवालों में आता है, बट भाई किस टॉपिक में कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। अ चैप्टर विच इज एज सिंपल एज स्टेटिस्टिक्स, उसमें भी आपको कैलकुलेशन कई बार ऐसा करवाता है कि पसीने छूटते हैं, तो उससे तो कई बार कम ही कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। अब देख बेटा, लोकेशन ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है। लोकेशन ऑफ द रूट्स का एक ही मतलब है, जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक दे देगा, मान लो मैं इसको फिलहाल मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक मान लो ऐसा दे दिया, और मान लो यहाँ पे लिख दिया लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स, मान लो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इस क्वाड्रेटिक में अननोन क्या है, लेमडा अननोन है। इस क्वाड्रेटिक में अननोन क्या है, लेमडा अननोन है। अब कई बार लेमडा वाली चीज यहां दे दे, कई बार लेमडा वाली चीज वहां दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बाय द वे लेमडा अननोन है। अब एक बात अपन को कंफर्म है कि सर जैसे जैसे हम लेमडा की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे ग्राफ पक्का चेंज होगा, वैसे वैसे ग्राफ पक्का चेंज होगा। कभी ग्राफ ऐसा बनेगा कि उसका कुछ रूट होगा, कभी ग्राफ ऐसा बनेगा जब उसका कोई रियल रूट ही नहीं होगा, कभी कुछ ग्राफ बनेगा, कभी कुछ ग्राफ बनेगा। ये बात तो निश्चित है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भाई यहाँ पे लेमडा अननोन है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के रिस्पेक्ट में रूट्स को कंपेयर किया जाएगा। बोला जाएगा कि भाई तीन टाइप का सवाल बेसिकली होता है, कि बोला जैसे अभी हमें पता है अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ है, बोलेगा कि यदि इसका रियल रूट अल्फा एंड बीटा है, और मान लो उसके मन में एक फेवरेट नंबर आया 8, एक फेवरेट नंबर आया 8, तो सवाल पहले देखो तुमसे क्या क्या पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कि 8 जो नंबर है दोनों रूट के बीच में है, तो लेमडा की बताओ, लेमडा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि जो 8 वाला नंबर है वो रूट के बाहर है। ये अब पहले सवाल का टाइप समझो, यहाँ पे क्या था, 8, 8 के बजाय 10 हो सकता है, 10 के बजाय 20, कोई भी एक नंबर ले लेगा। तो ये पहला सवाल बनेगा 8 लाइज इनसाइड द रूट, 8 लाइज इनसाइड द रूट। तो ये पहला सवाल बना देगा। फिर बोलेगा बताओ लेमडा क्या क्या पॉसिबल होगा। दूसरा सवाल क्या बना सकता है कि उसने फिर से 8 नंबर को सोचा, बोला 8 लाइज आउटसाइड द रूट, 8 जो है रूट्स के बाहर है, तो बता दो भाई लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अब आउटसाइड का मतलब हो गया भाई, मतलब 8 वाला नंबर यहां पे भी हो सकता था, 8 वाला नंबर यहां पे भी हो सकता था। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई मान लो इसके दो रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा है, तो बोलेगा दोनों रूट 8 से बड़े हैं, मतलब 8 पीछे है, अल्फा बीटा 8 के आगे है। तो सवाल क्या बना सकता है कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 8, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 8, ये भी सवाल बना सकता है। या फिर और भी एक सवाल बना सकता था कि मान लो दोनों रूट अगर 8 से छोटे हैं, बोथ रूट्स लेस देन 8। अब मतलब ये चार जो है ये बेसिक टाइप का बेटा सवाल आपका बनता है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। और हमें पता लग रहा है कि भाई अगर लेमडा की कुछ वैल्यूज होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग 8 हमेशा रूट के बीच में फंसा होगा, लेमडा की कुछ ऐसी भी वैल्यूज होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग 8 हमेशा रूट के बीच में नहीं फंसा होगा। 8 या तो इधर होगा या फिर 8 इधर होगा।
लेमडा की कुछ एक ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग 8 स्ट्रिक्टली रूट के पीछे होगा, लेमडा की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग 8 हमेशा स्ट्रिक्टली रूट के आगे होगा। अब यहाँ पे बेटा 8 नहीं इंपॉर्टेंट है, 8 क्या लिया, 8 के बजाय वो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है कि लोकेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, लोकेशन ऑफ द रूट्स के सवाल का मतलब है कि रूट का जो लोकेशन है, कि रूट का जो लोकेशन है उसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है। लोकेशन ऑफ द रूट का मतलब क्या है कि रूट्स का जो लोकेशन है उसको एक पर्टिकुलर नंबर के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर दोनों रूट के बीच में है या दोनों रूट के बाहर है या फिर दोनों रूट के पीछे है या फिर वो पर्टिकुलर नंबर दोनों रूट के आगे है। यहाँ पे बाय द वे वो पर्टिकुलर नंबर हमने 8 ले लिया, एग्जाम में इसी को चेंज करता रहेगा, कई बार 0 लेगा, कई बार 2 लेगा, कई बार -1 लेगा, कई बार -5 लेगा, एटसेट्रा। अब बेटा इन टाइप के सवालों को डील करने का तरीका क्या होता है? अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई क्योंकि तुम्हें मैं कंसेप्ट अगर बता भी दूं, बट अगर एग्जाम में आप सवाल पहचान ही नहीं पा रहे हो तो कंसेप्ट का मतलब लगा के कोई, मैं थोड़ी ना बगल में बैठा रहूंगा हिंट दूंगा बेटा LOTR लगाना है, लोकेशन ऑफ द रूट्स लगाना है, मैं थोड़ी ना बैठा रहूंगा। तो तुम्हें भाई पता होना चाहिए कि सवाल को पहचानना कैसे। अब इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? सॉल्व करने के लिए बेटा टोटल आपके 3 रूल्स होते हैं। मान लो पर्टिकुलर नंबर के है, मान लो पर्टिकुलर नंबर के है जिसके रिस्पेक्ट में रूट्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपको बताता हूं जिसपे जेई मेन के 70% सवाल पहले वैरायटी पे ही आते हैं और पहले सवाल का जवाब आपका ये लिखा है। अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा है के लाइज इनसाइड द रूट, के लाइज इनसाइड द रूट, तो हमेशा केवल एक ही कंडीशन बेटा लगानी है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। एक ही कंडीशन लगानी है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, जहां पे k वो नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में रूट्स को कंपेयर किया जा रहा है। थोड़ा सा मान लो मैं आपको लॉजिक बता दूं, लॉजिक ऑफ पहला कि सर ऐसा कैसे हो जाता है, सुनिएगा भाई। अगर अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ है और इन रूट्स के बीच में एक नंबर मान लो के था, अब के यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, वो अपन को नहीं पता, कहीं पे भी हो सकता है। लाइज इनसाइड द रूट का मतलब नहीं कि रूट्स के बिल्कुल बीचों बीच में, तो मतलब मान लो के वाला नंबर यहाँ पे था। अब एक बात समझना बेटा, के वाले नंबर पे ग्राफ निगेटिव वैल्यू दे रहा है भाई, के वाले नंबर पे अगर तुम्हें ग्राफ की वैल्यू देखनी सीधे सीधे ग्राफ पे आ जाओ, वाई एक्सिस में जानबूझ के नहीं बना रहा हूं। के वाले नंबर पे ग्राफ जो है एक्स के नीचे है, ग्राफ एक्स के नीचे मतलब वाई हमेशा नेगेटिव रहा होगा। तो अगर ये अपवर्ड ओपनिंग का केस है तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ के जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा ए क्या था, ए आपका पॉजिटिव था, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, दोनों का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। सर अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो क्या होता, डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो ग्राफ ऐसा बनता, आप बोलते ये भाई अल्फा और बीटा हो गया, अब के वाला नंबर रूट के कहीं इनसाइड द रूट है। अब के पे आप ग्राफ की वैल्यू देखो तो ग्राफ की वैल्यू यारी, अब के पे ग्राफ जो है एक्स के ऊपर है, ग्राफ अगर के पे एक्स के ऊपर है इसका मतलब एफ ऑफ के क्या होगा, वो पॉजिटिव रहा होगा, बट ए क्या रहा होगा बेटा, नेगेटिव रहा होगा। दोनों दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे ए इंटू एफ ऑफ के, तो ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 रहा होगा। तो हम इतना लफड़ा क्यों लें, हम एक सिंपल सी बात, 70% सवाल जेईई मेन में इसी पे आता है और ये एडवांस के भी 30-40% सवाल इसी पे बेस्ड होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर a इंटू एफ ऑफ के अगर लेस देन 0 ये कंडीशन हम लगा देते हैं तो केवल इकलौती इस कंडीशन से k लाइज इनसाइड द रूट वाला सवाल हो जाता है। बाकी क्या लिखा है क्या मतलब होता है उसकी बातचीत हम लोग कर लेंगे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट सबसे पहले वो जो 70% सवाल आ रहे हैं उनको तो भाई हम लोग मजबूत कर लें। अब मजबूत करते हैं, जैसे मान लो ये सवाल आया, अब सवाल तुम्हें मजाक लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा है x इज इक्वल टू लाइंग इनसाइड द रूट, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो इसी को मान लो दिस वाज f ऑफ x या p ऑफ x, मान लो कुछ भी मान लो, 2 के रेस्पेक्ट में रूट को कंपेयर मारा जा रहा है। कंडीशन क्या होगी, a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। a बेटा यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर है, तो एक ही बात करनी है, a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। अच्छा एफ ऑफ 2 का मतलब क्या होता है,
बच्चा पॉलिनोमियल की 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ना? 2 यहाँ पे डालते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 से k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो, तो 4k माइनस 4 आ गया। लास्ट में लिखा है k प्लस 5, लास्ट में लिखा है k प्लस 5। दोनों साइड में हमने 2 डाल दिया ना, यहाँ पे भी 2 डाला, यहाँ पे भी 2 डाला, तो f ऑफ 2 कितना आ गया? यही जो हमने लिखा है, f ऑफ 2 क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये क्या आ गया? कहने का मतलब ये आ गया 5k प्लस 5 लेस देन 0, मतलब k लेस देन -1 आ गया। तो कहने का सेंस क्या है बच्चा? अगर इस वाले पॉलिनोमियल में तुम k की वैल्यू -1 से छोटा कुछ भी डालोगे, तुम -1 से छोटा -1,00,000 डाल दो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका मतलब जो माइनस ये जो 2 वाला नंबर होगा, वो हमेशा दोनों रूट के बीच में होगा, हमेशा दोनों रूट के बीच में होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज लिखा था x इज इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड द रूट। सेम लैंग्वेज को लिखने का अगला तरीका देख लो, वो लैंग्वेज के साथ बहुत खेलते हैं। सेम सवाल हैज वन रूट लेस देन 2 अदर ग्रेटर देन 2। सर ये तो सेम ही डेटा भी आपको मैंने जानबूझ के सेम लिखा है। भाई अगर आप सोचिए ना कि अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, अपवर्ड ओपनिंग का ही ग्राफ हमें पता था, तो अगर 2 कहीं पे भी यहाँ पे हो जाए, रूट के इनसाइड अगर हो जाए, तो एक रूट बेटा 2 के पीछे, एक रूट 2 के आगे है। आपको समझ, अल्फा वाला रूट 2 से कम है, बीटा वाला रूट 2 के आगे है, मतलब बीटा वाला रूट 2 से बड़ा है। वही चीज लिखी है कि एक रूट 2 से कम है, अगला रूट 2 से बड़ा है। तो सर ये तो सेम सवाल आ गया। अगेन फिर से क्या करना है? एफ ऑफ 2 लेस देन 0। ए का मतलब ऑलरेडी बनता, जो हमने सॉल्व किया बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज। बात समझ में आती? तो ये सबसे इजी सवाल होता है, आमतौर पे बच्चे से पक्का हो जाता है। अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब बच्चा ऐसे रद्दी सवालों में फालतू की तिकड़मबाजी करता है, जैसे भाई रद्दी सवाल है, बट उसको अगर तुम कंसेप्चुअली सीखोगे तो तिकड़मबाजी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। बोला जा रहा है हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया? एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है। पॉजिटिव या नेगेटिव का डिसीजन किस आधार पे होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव का डिसीजन बच्चा जीरो के रेस्पेक्ट में लोकेशन के आधार पे होता है, और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि मान लो अगर यही क्वाड्रेटिक था, ये मान लो अल्फा इंटू बीटा था, अब मैंने बोला जीरो अगर यहाँ पे चला है, मतलब यहाँ पे तुम लिख दो, कोई यहाँ पे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बंदा जीरो यहाँ पे लिख दे, मतलब जीरो अगर रूट के बीच में कहीं पे भी चला है, तो देख बेटा, बीटा वाला रूट जीरो के आगे था, तो बीटा वाला रूट पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। अल्फा वाला जो रूट है वो जीरो के पीछे है, अब जीरो के पीछे कोई भी नंबर होगा वो जीरो से कम होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ले दे के यहाँ पे कहानी क्या बन गई? ए का मतलब तो यहाँ पे 1 है, इंटू एफ ऑफ जीरो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो भाई हमने यहाँ पे हमने जीरो डाल दिया, अब इसी पॉलिनोमियल को हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल लेते हैं ना बच्चा, इसी को हम लोग बोल लेते हैं। जीरो डाला तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिंपली क्या आ गया? सिंपली आ गया k प्लस 5 लेस देन 0 आ गया, k लेस देन -5 आ गया। अब जैसे ये मान लो रद्दी सवाल आता है, तो लोग सर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव कर देते हैं। भैया बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव करने पे यही आता, बट बात ये वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फंडा उस केस में फेल होता है अगर कुछ और भी दिया होता, जो लास्ट वाला सवाल था, और आगे के कंसेप्ट में तो पूरी तरीके से फेल हो जाता। तो बात यह है कि फालतू की एक इजी सवाल को लगाने के लिए तुम अपना कंसेप्ट कमजोर कर लो, और मान लो गलती से आंसर उसमें सही भी आ जाएगा, तो फिर आगे के लिए तो तुमने बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है, तुम सब सवाल गलत करो, समझे ना? तो ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आगे के लिए हम खुद के लिए गड्ढा खोद लें। दिस इज नॉट एडवाइजेबल। अब जैसे ये जेईई मेन 2026 का तुम सवाल देख लो, क्या लिखा हुआ है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, हाँ या ना? अल्फा बीटा इसका रूट है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये ए लिखा है, बेटा कंफ्यूज मत करना, ये यहाँ पे ए अननोन है ना, ए अननोन है। आपको बोला जा रहा है ए की वैल्यू बता दो जिसके करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब सेम लैंग्वेज को तीसरी बात तीसरी तरीके से लिखा जा रहा है। इसी चीज को मैं लिख सकता था वन लाइज इनसाइड द रूट, इसी चीज को मैं लिख सकता था वन रूट इज ग्रेटर देन वन, द अदर रूट इज स्मॉलर देन वन। और अगर इतना अंग्रेजी नहीं लिखना है तो उन्होंने बोला भैया मैं ऐसे लिख दूंगा। अब देखो आप लोग अपवर्ड ओपनिंग का ही ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो हमने बोला भाई साहब ग्राफ ऐसा है कि अगर ये इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, तो वन वाला नंबर विल बी समवेयर इनसाइड द रूट, समवेयर इनसाइड द रूट। मान लो वन वाला नंबर आपका यहाँ पे था,
अब आप लोग देखे ना बेटा, वही चीज तो लिखा है ना, 1 जो है, बीटा वाला जो रूट है वो 1 से बड़ा है, बीटा वाला रूट 1 से बड़ा है, और अल्फा वाला जो रूट है 1 से छोटा है। 1 लाइज इनसाइड द रूट को एक नए तरीके से लिखा गया। कंसेप्ट आपका सेम है। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था बेटा, हाँ या ना? तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसेप्ट हो जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। 1 पे बच्चा इसकी वैल्यू निकाल दे। अब 1 पे वैल्यू निकालने के लिए इसी पॉलिनोमियल को मैं एफ ऑफ एक्स मान लूं, यहाँ पे मैं एक्स की जगह 1 डाल दूं, तो ये बेटा हो जाता 1 इंटू एफ ऑफ 1, यहाँ पे 1 डालो, तो ये बनेगा 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10। यस और नो? तो 2a प्लस 3a हो जाएगा 5a, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। तो 1 इंटू 5a प्लस 11 लेस देन 0, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई -11/5 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। तो बात ये कि बेटा चीजों को अगर हम लोग कंसेप्चुअली करते हैं तो अपन को बहुत ज्यादा आसानी रहती है। एक बात आप समझिएगा बेटा, जो मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ, इसी सवाल को थोड़ा सा अगर मान लो अच्छे वर्जन में पूछना होता, हालांकि तुम कहीं पे भी हिलने वाले नहीं हो, सेम सवाल मान लो, तो मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लो ग्राफ उसने ऐसा दे दिया, ग्राफ उसने दे दिया ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस 3a प्लस 10 इक्वल टू 0 दे दिया। सवाल मान लो सेम लिख दिया, सवाल मान लो ऐसा लिख दिया, बिल्कुल सेम सवाल लिख दिया। अब फिर पूछ रहा है कि भाई बता दो a की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे को तो पूरा कंसेप्ट ही पता है। सर कंसेप्ट होता था a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, जहां पे यहाँ पे a का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा बच्चे को अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा बच्चा बोलेगा सर हमने तो पूरा जनरल कंसेप्ट ही आपने हमें सिखाया था, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a दिया है तो a हो गया, नंबर कौन सा है 1 है, तो भाई इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा, a हो जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या होगा, अभी निकाला था भाई, एफ ऑफ 1 तो सेम रहेगा ना भाई, x की जगह 1 डालोगे तो यहाँ पे भले a आ गया तो एक ए और आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 1 हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पे इस बार हमने ए लिख दिया, चलो a प्लस ए 2a प्लस ए प्लस 3a मतलब 6a प्लस 10 आ गया, तो 6a प्लस 10 लेस देन 0। 2 से डिवाइड कर दो तो a इंटू 3a प्लस 5 लेस देन 0। यहाँ पे एक विविकर मेथड लगाना है, एक ये 0 पे 0 हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, फाइनल आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू बेटा क्या क्या होनी चाहिए, -5/3 से 0 के बीच में। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5/3 से 0 के बीच में होनी चाहिए। ये बेटा हिस्टोरिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा से ही रहा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि ये मतलब एक प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और जो भी सवाल बनाने वाला इस बात को सोचता है कि पूरी मतलब, मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा सोचता है, बट आम तौर पे सवाल बनाने वाला सोचता है कि पेपर को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए भाई एलओटीआर तुमने पूछ भी लिया और क्वेश्चन भी छोटा बनेगा। ये पहली बात होपफुली सबको समझ में आ गई कि अगर इसका सवाल आता है तो किसी कीमत पे छोड़ के नहीं आना है। सेकंड वाला बेटा बेसिकली आपका क्या लिखा है, ये उस वाले सवाल में लगाना है जब आपको ऐसा दिया हो के लाइज आउटसाइड द रूट्स। अब इसके सवाल आपको थोड़े से कम दिखेंगे, फिर भी कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, के लाइज आउटसाइड द रूट। अब बेटा देख लॉजिक वही है, अब से सेकंड वाले का मान लो अगर मैं लॉजिक की बात करूं, ठीक है ना, तो मैं इसी स्लाइड में लिख देता हूं लॉजिक ऑफ सेकंड वाला। अब एक बात बता बेटा, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है। अभी फिलहाल मैं अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ बात करता हूं। यार एक हमने अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ बनाया, अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ बनाया, बात समझे। अब इस अपवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में के चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, ग्राफ तो हमेशा ही पॉजिटिव दे रहा है सर। एफ ऑफ के तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है ना, बट इस केस में सर रियल रूट ही नहीं आ रहा है। एफ ऑफ, अब देखो ना पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए को फिलहाल इग्नोर मार दो, ए वैसे भी पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ के तो सर इस केस में भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, बट कोई रियल रूट ही नहीं है। तो सर मतलब यहाँ पे रियल रूट की कंडीशन को लगाना जरूरी है। तो उसी चीज को बेटा मद्देनजर रखते हुए
उसी चीज का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने क्या बोला कि पहली बात तो ग्राफ का रियल रूट आना जरूरी है। अब ग्राफ का रियल रूट अगर अल्फा बीटा आ गया तो अब जैसे अब आप लोगों को मैं सिखा भी चुका हूं बच्चों कि अगर रूट के इनसाइड होगा तो ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है, चूंकि रूट के इनसाइड ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। बट अगर के यहां पे हो जाए या फिर अगर के यहां पे हो जाए, दोनों केसेस में आपको एफ ऑफ के पॉजिटिव मिल रहा है ना भाई, तो मतलब इसमें दो कंडीशन हो गई। पहली बात तो ग्राफ का रियल रूट होना जरूरी है और रियल रूट होने के साथ साथ a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा सर, a इंटू एफ ऑफ के का क्या चक्कर है? a इंटू एफ ऑफ के का चक्कर बेटा बहुत सिंपल है कि अगर मान लीजिए बच्चा ग्राफ आपका डाउनवर्ड ओपनिंग हो जाता विद द रूट्स अल्फा एंड बीटा, अब अगर k वाला नंबर अगर यहाँ पे होता, अभी भी इसका d तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि दो रियल रूट्स है। अब अगर k वाला नंबर यहाँ पे होगा तो k पे ग्राफ x के नीचे है, मतलब इस वाले केस में क्या पता लग रहा है कि f ऑफ k जो है वो निगेटिव है। बट इस वाले केस में बेटा a भी निगेटिव था, फिर से दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? फिर से दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हाँ या ना? तो मतलब बच्चे को ज्यादा परेशानी ना हो, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम किसी भी उस सवाल में लगा सकते हैं जहां पे बच्चा जो गिवन नंबर है वो रूट के बाहर है। गिवन जो नंबर है वो बच्चा कहां पे है? वो रूट के बाहर है। ठीक है ना? तो गिवन नंबर रूट के बाहर है। एक छोटा सा सवाल मैं आपको इसमें दिखाता हूं, जैसे ये सवाल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। सवाल में क्या बोला जा रहा है? हैज रूट सच दैट 5 लाइज आउटसाइड द रूट। 5 लाइज आउटसाइड द रूट का मतलब 5 रूट के बाहर है। अब बाहर में कुछ भी हो सकता है कि भाई बाहर में 5 यहां पे भी हो सकता है, पॉसिबल है, या बाहर में 5 यहां पे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना? तो कंडीशन तुम्हें क्या याद रखनी है? a इंटू एफ ऑफ के और डी की कहानी है, तो दो चीजें तुम्हें लगानी है। पहला, a का मतलब बेटा फिर से 1 है, समझे ना? तो 1 उसको a को इग्नोर ही मार देते हैं, तो एफ ऑफ 5 होना चाहिए पहली बात तो ग्रेटर देन 0। सेकेंड नंबर पे आपको क्या लगाना है? d जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर सवाल में बोला जाता है कि रूट्स डिस्टिंक्ट है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेता, d केवल ग्रेटर देन 0 लेता, बट यहाँ पे रूट्स बोला जा रहा है, मतलब रियल रूट्स कुछ होना चाहिए। रियल रूट कुछ होना चाहिए, अब वो चाहे इक्वल हो चाहे डिस्टिंक्ट हो, बट जो भी रियल रूट होना चाहिए वो हमेशा 5 उसके बाहर होना चाहिए। या तो दोनों रूट 5 से बड़ा है तो दोनों रूट 5 से छोटा, और दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो बच्चा अगर इस चीज को अगर हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले एफ ऑफ 5 की बात करते हैं। 5 यहाँ पे हमने रखा तो आ गया 25, 25 आ गया। 5 यहाँ पे रखा, अब ये एफ ऑफ एक्स इसी को हमने माना है, 5 रख रहे हैं, अब फंक्शन की 5 वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5 यहाँ पे रखा तो 5 इंटू तो 10 आ गया, 10 को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10k माइनस 10 आ गया, 10k माइनस 10 आ गया भाई साहब। और ये k प्लस 5 तो k प्लस 5 लिखा है, तो इसको हमने बोल दिया प्लस में कितना हो गया? k प्लस 5 हो गया। ये बच्चा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11k, 25 5 30 में से 10 गया 20, 11k प्लस 20 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यस और नो? तो k की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन -20/11। अगर k -20/11 है तो f ऑफ 5 हमेशा पॉजिटिव होगा। 5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बट 5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होना सफिशिएंट नहीं है, हमें भाई उसके करस्पॉन्डिंग d भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बार d वाली बात को लगाते हैं, समझे ना भाई? अब भाई 5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है थोड़ी ना उसका रियल रूट आ गया। भाई अगर ग्राफ अगर ऐसा हो गया तो 5 छोड़ो, किसी किसी भी नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बट अब रियल रूट ही नहीं आ रहा है। और नॉन रियल रूट को कभी कंपेयर नहीं मार सकते। ये जस्ट मैं आपको बात बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स हालांकि शुरू भी करने वाले हैं, बट नॉन रियल रूट को ना किसी कांस्टेंट या किसी रियल नंबर से कंपेयर मार ही नहीं सकते, समझे ना? तो मतलब डी वाली कंडीशन से हम लोग के की वैल्यू को निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। डी वाली कंडीशन लगाते हैं, बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब है 1, सी का मतलब है बच्चा के प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। के में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, वे भी कर्व मेथड लगाते हैं, 4 और 4 हो गया कैंसिल। ये आपका बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1
ये बनेगा -k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा k स्क्वायर -3k -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका एक फैक्टर बनेगा k-4, अगला फैक्टर बनेगा k+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेबिकर मेथड की क्या कहानी है वो बताती है, -1 हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया। तो वेबिकर मेथड आपको बताता है k की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन पॉजिटिव 4 से लेकर के इनफाइनाइट। अब k की इन वैल्यू पे ग्राफ का रियल रूट था, हम चाहते हैं ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, भैया रियल रूट भी आ जाए और दोनों का दोनों रियल रूट के रिस्पेक्ट में 5 बाहर हो जाए। तो हमें क्या करना है बेटा, यहां से जो k निकाला, यहां से जो k निकाला, उसमें हमें कॉमन वैल्यूज को देखना है। भाई इन दोनों k के इंटरवल में, ये वाला इंटरवल, ये वाले इंटरवल में जो बच्चा कॉमन वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज आपको क्या बता देंगी, कॉमन वैल्यूज k की उन वैल्यूज को बता देंगी जहां पे ये वाला बंदा भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। कॉमन वैल्यूज को निकालते कैसे, नंबर लाइन पे थोड़ा बहुत प्लॉट करके। तो अब कॉमन वैल्यूज को मैं आपको निकालना बता रहा हूं। मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, ठीक है ना। ये पहला वाला कंडीशन बोल रहा है -20/11 से बड़ा, तो बेटा -20/11 -2 के आसपास का कोई नंबर है, इससे बड़ा, मतलब पहला वाला कंडीशन तो आपको सिंपली ऐसा बोल रहा है। अगला वाला बोल रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से -1। अब -1 बच्चा कहां पे होगा, -1 ऑब्वियस सी बात है, ये -2 के आसपास का नंबर था, -1 इसके आगे होगा। +4 कहां पे होगा, उसके आगे होगा। तो अगला बंदा क्या बोल रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, मतलब कुछ ऐसा, -1 इंक्लूडेड है, यूनियन 4 से इनफाइनाइट। 4 से इनफाइनाइट का मतलब ये 4 भी इंक्लूडेड है और 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बेटा ये पहले वाले की लाइफ लाइन है और दूसरे वाले की लाइफ लाइन दो टुकड़ों में हमने लिख दी। कॉमन वैल्यूज का मतलब ये होता है जहां पे दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं, जहां पे पहला भी संतुष्ट है और दूसरा भी संतुष्ट है। अब दोनों लाइनें कहां पे दिख रही हैं, -20/11 से -1 के बीच में देखो दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं। मैं उसको मैं जरा सा मैं शेड भी कर देता हूं, जरा सा मैं शेड कर देता हूं। बाय द वे -20/11 इंक्लूड नहीं होगा, बट -1 इंक्लूड होगा। यूनियन, और भैया 1 के आगे तो पूरा रामराज्य है, दोनों लोग हमेशा ही खुश है, दोनों का साथ है। सॉरी 4 के आगे, 4 के आगे देखोगे, 4 के आगे देखोगे नीचे वाला बढ़ता चला जा रहा है और ये भी बढ़ता चला जा रहा है, इंफिनिटी तक दोनों का साथ है। तो आंसर कितना होगा, -20/11 से -1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। और वही चीज देखो बेटा यहाँ पे लिखी गई है, -20/11 से -1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। -1 और 4 को इंक्लूड क्यों किया गया है, जो कि समझ में आता है, दोनों में था। -20/11 को एक्सक्लूड क्यों किया गया है, चूंकि नीचे वाले में नहीं था। तो भाई साहब पहला हमने पढ़ा a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 is necessary and sufficient condition for the number x is equal to k to be lying inside the root। अगला हमने क्या पढ़ा, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 and d greater than or equal to 0 is the necessary and sufficient condition for the number x is equal to k to be lying outside the roots। ये दो बातें आपको समझ में आ गई बेटा, और उस पे ये वाला सवाल करके दिखा दिया। अब ये सवाल, मतलब देखो अब ये आसान लग रहा है, आगे नहीं, ऐसा नहीं कि आगे से तो कुछ बहुत बहुत भयंकर हो जाएगा, थर्ड वाले में कुछ भयंकर नहीं होने वाला है, भयंकर पॉसिबल ही नहीं होगा कहां से भाई। अब बेटा एक मैं छोटा काम करता हूं, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 मैंने आपको पूरा समझा दिया, तो लॉजिक 2 हो गया। अब थर्ड वाला आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूं, मैं स्लाइड को थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूं, ठीक है ना। थर्ड वाला बेटा, थर्ड और सेकंड में कुछ आपको सिमिलैरिटी दिख रही है, थर्ड और सेकंड में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, थर्ड और सेकंड में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि सेम दिख रहा है, बिल्कुल सर सिमिलैरिटी, ये सर कॉपी मारा है, ये कॉपी मारा है। अब ये यूजिंग -b/2a क्या लिखा है सर। अब एक बात बता बेटा, आउटसाइड वाले में दो सवाल बन सकते थे,
आउटसाइड वाले में 2 सवाल बन सकते थे। आउटसाइड वाले में एक सवाल क्या, अब थर्ड वाले पे मैं फोकस कर रहा हूँ, थर्ड वाला, लॉजिक ऑफ थर्ड। सेकंड वाले को थोड़ा सा और हल्का सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। आउटसाइड में एक सवाल ये बन सकता था, जब भैया अल्फा बीटा आपका यहाँ पे हो जाए, के वाला नंबर इसके पीछे है, के सबसे गरीब आदमी, दोनों रूट के से अमीर है। आउटसाइड वाले में एक सवाल ये भी बन सकता था कि भाई अल्फा बीटा यहाँ पे हो जाए, के वाला नंबर यहाँ पे हो जाए, के सबसे अमीर आदमी है, दोनों रूट की औकात उनसे कम ही है। थर्ड वाला सवाल बताता है कि यदि एग्जैक्टली तुम्हें दिया हो के दोनों रूट से छोटा है या फिर के दोनों रूट से बड़ा है, तो के दोनों रूट से छोटा हो चाहे के दोनों रूट से बड़ा हो, के डेफिनेटली रूट के बाहर तो हो ही चुका है, अब बट रूट के बाहर भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो चुका है। तो यदि ऐसा सवाल आता है तो थर्ड वाला लॉजिक हमें यूज करना होता है। थर्ड और सेकंड में एक ही अंतर है, लिखा है यूजिंग माइनस बी अपॉन टू ए। याद कर बच्चा, ये क्या होता था, व्हाट वाज माइनस बी अपॉन टू ए, अचानक से क्या आ गया, दिस इज द एक्स वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स, दिस इज द एक्स वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स। अब लॉजिक नंबर थर्ड में एक टाइप आपका वन ये बनेगा, ये टाइप वन का सवाल हो गया और ये टाइप टू का सवाल हो गया। अब मैं सारी कंडीशन लूं, टाइप वन का अगर कोई भी सवाल अगर आता है तो पहली बात तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो करना ही है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या फिर d सिंपली ग्रेटर देन जीरो, डिपेंडिंग दो रियल रूट्स हैं क्या एक ही रूट है, ठीक है ना। और इस वाले में भी यही काम, तो इतना तो इसमें भी करना है, इतना तो आपको इसमें भी करना है, बट लास्ट में क्या करना है, जो बेटा वर्टेक्स की एक्स वैल्यू, देख बेटा वर्टेक्स ये होता था, अब ये तो वर्टेक्स का हमने पॉइंट बता दिया, एक्स वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू ये होगा, मतलब ये वाला जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसकी एक्स वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन टू ए। अब ये बताओ अमीर आदमी कौन है, माइनस बी अपॉन टू ए अमीर आदमी है कि के अमीर आदमी है। भाई आप ये प्लस एक्स का डायरेक्शन यही होता है ना, माइनस बी अपॉन टू ए बड़ा है, के उसके पीछे है। अब लोकेशन वाइज देखो, सबसे पीछे के है, उसके आगे अल्फा है, उसके आगे माइनस बी अपॉन टू है, उसके आगे बीटा है, जस्ट जिससे कि आपको देखना चला है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन टू ए, वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाई वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो मिनिमम वाला पॉइंट होता है या मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है उसी के बिल्कुल बीचों बीच में ये एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो, सबसे छोटू आदमी अल्फा, थोड़े से बड़े आदमी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, थोड़ा बड़ा आदमी अगला वाला रूट, और बड़ा आदमी के आ गया, भाई आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो या सुन लो। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो छोटा आदमी है एज कंपेयर टू दे, दैट इज लेस देन के। तो एक और कंडीशन लगा देंगे, तुरंत अपन को पता लग जाएगा कि के रेस्पेक्ट में क्या चल रहा है। अब जैसे बेटा एक मैं छोटी सी बात मैं आप लोगों के लिए, मैं जो सवाल अभी हमने किया था उस पर थोड़ा सा मैं मेहनत और कर लूं एक, तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का मजा आ जाएगा। जैसे मान ले ये वाला सवाल का मैंने तुम्हें आंसर भी बताया था, 5 लाइज आउटसाइड द रूट, पूरा समझाया था, पूरा सॉल्व भी किया है। इसी स्लाइड को मैं करता हूं डुप्लीकेट, ऐसे हमने किया डुप्लीकेट, और मैं बेटा इसके बाद में इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब मैं 5 लाइज आउटसाइड द रूट नहीं लिखना चाहता हूं, पुरानी मेहनत का मुझे उपयोग करना है, इस वजह से स्लाइड को मैं दोबारा ले रहा हूं। हमने बोला ये नहीं है 5 लाइज आउटसाइड द रूट, मान ले सवाल थोड़ी देर के लिए सवाल को हमने चेंज करके नॉट, इसको कर दिया काला। तो अब देखो सवाल में क्या बना, तो 5 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, 5 इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स। अब सवाल को हमने चेंज कर दिया, 5 जो है वो दोनों रूट से बड़ा है। यदि बेटा 5 अगर दोनों रूट से बड़ा है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अब निश्चित तौर पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका अल्फा एंड बीटा था, 5 निश्चित तौर पे यहाँ पे होना चाहिए। अब सारा कुछ तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसी वजह से इसी साइड को यूज कर रहे हैं कि काम ज्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट होगा, प्लस अपन को कनेक्शन समझ में आएगा। अब ये और थोड़ा सा लंबा बन गया भाई, ये माइनस बी
5 सबसे छोटा आदमी है, थोड़ा और आगे बढ़ो अल्फा मिलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a मिलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ो b मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा एक हमें थर्ड कंडीशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। थर्ड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो माइनस बी अपॉन 2a वाला जो बंदा है वो ग्रेटर देन 5 है। आप कंफ्यूज मत करना, जब मैं माइनस बी अपॉन 2a की बात करता हूं तो b का मतलब होता है मतलब ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रेफरेंस में बोल रहा हूं। यहाँ पे a कुछ अलग है, मतलब कंफ्यूज नहीं करना फालतू में। तो माइनस ऑफ b का मतलब ये मतलब जनरल क्वाड्रेटिक के केस में माइनस b का मतलब क्या होता है, b का मतलब क्या होता है x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 टाइम k माइनस 1, तो नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स k माइनस 1 बच्चा हमने लिख दिया अपॉन में 2a। अब a क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो अपॉन में हमने 2 लिखा, a का मतलब यहाँ पे कितना है 1 है, तो a का मतलब हमने 1 लिख दिया, ये आपका आ गया ग्रेटर देन 5 आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मजाक ही, ये तो कंडीशन सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव को उधर एडजस्ट कर दिया, तो k माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 5 आ गया। यस और नो, मतलब k ग्रेटर देन नेगेटिव एडजस्ट किया। अच्छा ये इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों नहीं किया भाई, माइनस को हमने उधर एडजस्ट किया 2 कैंसिल करने के बाद में, तो k माइनस 1 आपका आ गया लेस देन माइनस 5 आ गया। इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया तो कितना आ गया, k लेस देन माइनस 4 आ गया। अब बेटा देखो, हमने 2 का इंटरसेक्शन निकाला था, बट तीसरा बंदा कुछ कुछ और बोल रहा है। तीसरा बंदा बोल रहा है k की वैल्यू -4 से छोटा भी होना चाहिए, k की वैल्यू -4 से छोटा भी होना चाहिए। तो तीसरे बंदे के करस्पॉन्डिंग भी हम एक बार नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। इवेंचुअली -4 वाला नंबर सबसे पीछे, -4 यहाँ पे है, k -4 से छोटा मतलब तीसरा बंदा ये बोल रहा है। अब बताओ भाई कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है? भाई कोई, ये पहले 2 कंडीशन का इंटरसेक्शन ये आता था। अगला बंदा बोल रहा है कि हमेशा -4 से छोटा ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन ही नहीं दिख रहा है। अच्छी बात है, हमें कौन सा शौक था कि इंटरसेक्शन कुछ दिखे, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू पाई। पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, मतलब इस वाले केस में भले लिखा है कि 5 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, मतलब अब तुम थोड़ा सा कनेक्ट मानना, इसे लास्ट वाले सवाल में क्या था, 5 लाइज आउटसाइड द रूट। जो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, कि ये वाला केस कभी बन ही नहीं रहा है, डेटा की सेटिंग ऐसी है कि ये वाला केस कभी बन ही नहीं रहा है। मतलब अगर सवाल में ये लिखा होता कि 5 लाइज इनसाइड द रूट, और सॉरी 5 लाइज आउटसाइड द रूट की बजाय लिखा होता 5 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो 5 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स का जवाब क्या आता था, k बिलोंग्स टू नल सेट। अगर लिखा होता 5 इज स्मॉलर देन बोथ द रूट्स, 5 इज स्मॉलर देन बोथ द रूट्स, तो जवाब यही आ जाता जो कि हमने यहाँ पे निकाला। चूंकि बच्चा एक बात आप लोग ध्यान दो, अगर लिखा होता 5 इज स्मॉलर देन बोथ द रूट्स, 5 इज, अरे हमने गलत लिख दिया क्या, अरे शिट यार, सवाल का लैंग्वेज, ओ माय गॉड, 5 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स नहीं, हमने लेस देन बोथ द रूट्स वाला सॉल्व कर दिया यार। चलो खैर अच्छा है भाई, 5 इज ग्रेटर नहीं सॉल्व किया हमने, लेस देन बोथ द रूट सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अरे ग्राफ ये बना दिया था ना, 5 दोनों रूट से छोटा है वो सॉल्व कर दिया। अगर यही होता 5 ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, 5 ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो आंसर क्या आ जाता, प्रीवियस वाले प्रॉब्लम के बिल्कुल सिमिलर ही आ जाता। तो बेटा हमें कहीं कोई भी किसी कीमत पे इस सवाल में फंसा ही नहीं सकता है, यदि ये वाला लॉजिक जो मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था, अगर ये लॉजिक हमें क्लियर हो चुका। भैया थर्ड वाला सवाल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा कंडीशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब छोटी मोटी बातें मैं आपको इसमें और बताता हूं कि अ, अब जैसे कई बार एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में कई बार आता है कि जैसे मान लो ऐसा सवाल आ गया, बोला जा रहा है दोनों रूट पॉजिटिव है, अब वो फालतू में सम प्रोडक्ट पे नहीं जाना, उससे सवाल होगा भी नहीं, और गलती से आंसर आ जाएगा तुम खुश होते रहोगे फालतू में। दो रूट पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव का चुनाव जीरो के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन के साथ हम करते हैं, सिंपल बात है, बात यहाँ पे खत्म हो जाती, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो अब ये फिर से ये आपका जेईई मेन 2026 का ही सवाल है, अब आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
हमें नहीं पता अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, चलो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया सवाल है, हालांकि ध्यान तो सुनिएगा। तो मैं तो भाई अपवर्ड बना के एक बार मैं देख लेता हूँ, एनालिसिस में कर लेता हूँ। इतना मोटा क्यों बना दिया यार, पूरी जगह। हाँ भैया, अगर ये रूट आपका अल्फा और बीटा है बेटा, दोनों का दोनों रूट आपका पॉजिटिव है। दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव होने का मतलब जीरो जो होना चाहिए इधर ही होना चाहिए, मतलब अल्फा वाला रूट भी ग्रेटर देन जीरो है, बीटा वाला रूट भी ग्रेटर देन जीरो है। अब तीन कंडीशंस आपको क्या क्या लगानी है। पहली कंडीशन देख बेटा, ए अभी बाद में ए लिख देंगे जो भी है, जीरो के रिस्पेक्ट में है, तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम ए लिख देते हैं तो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला केस ऑटोमेटिकली हम लोग अकोमोडेट कर चुके हैं, इसलिए बार बार ए हम लिखते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आपका क्या होना चाहिए, डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। हैज टू पॉजिटिव रूट्स, साफ साफ लिखा है कि भाई दो पॉजिटिव रूट है। अच्छा, दो पॉजिटिव रूट है मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, डी केवल ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे बेटा क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन टू ए वाली बात लिखो, तो बेटा ये बनेगा माइनस बी अपॉन टू ए, हाँ या ना। माइनस बी अपॉन टू ए जीरो से बड़ा है। थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन टू ए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के केस में जो होता है दैट माइनस बी अपॉन, मतलब ऐसे लिख दे, ग्रेटर देन जीरो। देखना जीरो सबसे पीछे, उसके आगे अल्फा, उसके आगे माइनस बी अपॉन टू है, उसके आगे बीटा। ऐसे देखते हो ना, ये प्लस एक्स ऐसे जाता है आपका, ठीक है ना। अब इन तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व, तो पहला वाला क्या होगा, ए का मतलब है बच्चा लेमडा प्लस टू, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता था, तो ए की जगह हमने लिख दिया लेमडा प्लस टू, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो डालो। इसी को हमने एफ एक्स बोल दिया, हमने बोला कि लेट्स से दिस पॉलिनोमियल वाज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ ऑफ जीरो डाला, जीरो डालने पे ये भी जीरो हो गया, जीरो डालने पे ये भी जीरो हो गया, जीरो डालने पे बचेगा फोर लेमडा। क्या बचेगा, फोर लेमडा। तो लेमडा प्लस टू इंटू फोर लेमडा, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपका हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। वे भी कर्व के हिसाब से आंसर कितना आएगा, माइनस टू लिखा, जीरो लिखा, प्लस माइनस प्लस हमने लिखा। लेमडा की वैल्यू आ रही है निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के निगेटिव टू, यूनियन में बेटा जीरो से इनफाइनाइट आ रहा है। पहला वाला डन हो गया, आया ना, पहला वाला डन हो गया ना। सेकंड वाला भी डन कर देते हैं, सेकंड वाला डन कर देते हैं। डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा नाइन लेमडा स्क्वायर माइनस फोर, ए का मतलब हो जाएगा बच्चा लेमडा प्लस टू, सी का मतलब क्या हो जाएगा फोर लेमडा। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा नाइन लेमडा स्क्वायर, ये होगा सोलह लेमडा, सोलह लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो चार इंटू चार सोलह लेमडा, और सोलह लेमडा से लेमडा प्लस टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निगेटिव सिक्सटीन लेमडा स्क्वायर, और सोलह लेमडा इंटू टू माइनस थर्टी टू लेमडा ग्रेटर देन जीरो। यस और नो। तो ये आपका आ रहा है निगेटिव सेवन लेमडा स्क्वायर, निगेटिव थर्टी टू लेमडा ग्रेटर देन जीरो। माइनस को उधर एडजस्ट कर देते हैं, लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, तो लेमडा इंटू सेवन लेमडा प्लस थर्टी टू, ये लेस देन जीरो आ रहा है। बात समझे, सही ना। अब यहां से लेमडा की वैल्यू को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब वही बात है, एक जीरो को प्लॉट करोगे, निगेटिव थर्टी टू अपॉन सेवन को प्लॉट करोगे, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल इसी के सिमिलर बनेगा। लेमडा की वैल्यू आएगी निगेटिव थर्टी टू अपॉन सेवन से लेकर के जीरो के बीच में। एक लास्ट कंडीशन लिखा है माइनस बी अपॉन टू ए वाला, जो कि ओपनली मतलब बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता, ठीक है, बट यहाँ पे उसमें भी थोड़ा बहुत काम कराया गया, अलग चीज है वो। मैं थर्ड वाले कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। बोला ना काफी डिसेंट लेवल का बेटा सवाल बनाया है। जो बच्चा अगर ऐसा भी सवाल एग्जाम में इस लेवल पे लगा के आ रहा है, और ऐसे ही बाकी टॉपिक में भी इसी लेवल पे लगा के आ रहा है, ही और शी डिजर्व्स अ वेरी गुड परसेंटाइल, अ वेरी गुड सीट इन द टॉप टियर एनआईटी। मतलब ये एडवांस में भी ऐसा नहीं कोई मुश्किल आता है, एलओटीआर का अच्छा सवाल एडवांस में भी इसी लेवल का होता है। सो दिस इज एज गुड एज एन एडवांस प्रॉब्लम, और आप एडवांस का आर्काइव्स उठा के देखोगे आपको यही सब दिखेगा। बात समझे। अब माइनस बी अपॉन टू है, माइनस बी का मतलब होगा बेटा थ्री लेमडा, अपॉन में टू ए का मतलब होगा टू टाइम्स लेमडा प्लस टू, यस और नो। टू ए का मतलब होगा टू टाइम्स लेमडा प्लस टू,
ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब ये तो डायरेक्ट आ गया, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर से बेबी कर्व लगा दो, -2 हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 0 से लेकर के इनफाइनाइट। अब भी बच्चा हमें सारे लोगों का हमें इंटरसेक्शन देखना है, सारे लोगों का इंटरसेक्शन देखना है और फिर बताना है कि द मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो वो तो बहुत आसान। अब एक बात बता बेटा, सबसे पहले, हाँ यार, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल हूबहू सेम आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब इन देखो ना, ये तो वही बात है, राम और सीता की जोड़ी हो चुकी है। यहाँ पे हमने अलग कंडीशन सॉल्व की, यहाँ पे अलग सॉल्व किया, बट इवेंचुअली लेमडा की वैल्यू हूबहू सेम आ रही है, थैंक्स टू द प्रॉब्लम मेकर। इंटरसेक्शन सेम होगा भैया, इनका और इनका इंटरसेक्शन तो यही लेमडा हो जाएगा, इनका और इनका इंटरसेक्शन तो यही लेमडा हो जाएगा, पहली बात हो गई। अगले बात में क्या होगा, अब भैया मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो देखो निगेटिव इंफिनिटी से -2 है, ये -32/7 से 0 है। अब तुम, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, निगेटिव इंफिनिटी से -2, और जस्ट आपको जिससे कि कहीं पे कोई भी तकलीफ ना आए बच्चों, ये हो गया ये वाला बंदा, व्हाइट वाला बंदा देखते हैं, सफेद वाला अंग्रेज, -32/7 से 0, तो -32/7 -4 के आसपास है, तो वो नंबर तो यहाँ पे होगा -32/7, -32/7 से लेकर के 0 यहाँ हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा, बताओ भाई, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर लेमडा की वैल्यू होगी, यहाँ पे 7 लिखा था ना, लेमडा की वैल्यू होगी -32/7 से -2 के बीच में, -32/7 से -2 के बीच में। सवाल में क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, तो पूछा जा रहा है भैया इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स को काउंट करने में दिक्कत मत करना भाई साहब, देखिए -32/7 जो होगा वो -4 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, यस और नो, तो -4 से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको एक -3 इंटीजर मिलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ने पे -2 मिलेगा, तो इकलौता -3 इज द ओनली इंटीजर। और यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की एक ही इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, और बाय द वे वो वैल्यू ऑफ लेमडा इज -3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, +1। देयर इज ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा। अरे अच्छा, अब -4 भी होगा, माय बैड माय बैड माय बैड बेटा, अरे यार जगह की इतनी कमी थी कि भसड़ मच गई भाई साहब। ये है -32/7 मतलब -4 पॉइंट समथिंग है, इसके आगे एक -4 होगा भाई, -4 पॉइंट समथिंग -4 के पीछे होगा, इसके आगे एक -3 होगा और एक -2 होगा, ठीक है ना। तो लेमडा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, देयर आर टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लेमडा पॉसिबल, वन ऑफ देम इज -4, द अदर वन इज -3, तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी इक्वल टू 2। सो वेरी डिसेंट एंड अ प्रॉब्लम, बट जेई में हुआ क्या, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा इस कंडीशन को मिस कर दे, तो ऐसा इस सवाल में तो फर्क नहीं पड़ता है, उसको गलती से मार्क्स मिल ही गया, या मान लो बच्चा इस कंडीशन को मिस कर दे तो भी उसको गलती से मार्क्स मिल गया, बट बेटा वो प्योर लक है, यहाँ पे कोइंसिडेंस ऐसा था, इट वाज अ मियर कोइंसिडेंस, जिस वजह से ये और ये सेम आ गया था, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम आएगा, तो कोइंसिडेंट वाली बात होगी, वो तो लॉटरी खेलने वाली बात होगी। तो कभी बेटा अगर पॉजिटिव रूट या नेगेटिव रूट अगर ऐसा करके कुछ भी आता है, तुम्हें ध्यान एक ही बात का रखना है कि भैया जीरो के रेस्पेक्ट में वो रूट्स को बेसिकली कंपेयर कर रहा है। अब जैसे मान लो ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, प्रॉब्लम में क्या पूछा जाए, लेट the set of all the real values of phi for which both the root of this equation are negative real numbers, दोनों रूट्स नेगेटिव रियल नंबर है, तो आपको p का इंटरवल बताना है, p का इंटरवल यदि ओपन ब्रैकेट अल्फा से बीटा आता है तो बीटा -2 अल्फा क्या होगा। निश्चित तौर पे जो बच्चा बहुत ही डेप्थ पे चीजों को अभी तक सीखा है ये लगाना, अगर इस सवाल का बेटा मैं सॉल्यूशन अलग बात है आपके लिए छोड़ दूंगा, अगर कोई बच्चा
ये लगा लेता है तो उसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्चुअली मैं बताऊं, अब जैसे एक कंसेप्ट को कंक्लूड करने के लिए, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब जैसे अब खुद से थोड़ा सा सीखना भी सीखो। इस क्वाड्रेटिक का जो दोनों रूट है रियल एंड डिस्टिंक्ट है और वो 1 से 5 के बीच में है। मतलब बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आप लोग खुद सोचो क्या क्या कंडीशन लगानी पड़ेंगे। दो रियल रूट होना चाहिए, दोनों रियल रूट 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। ग्राफ ऑलरेडी अपवर्ड ओपनिंग था। अब तुम वही जो पढ़ा है वही सोचो। पहला चीज सर, 1 पे ग्राफ की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए, 5 पे भी ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। दूसरा चीज बच्चा क्या बोलेगा कि यहाँ पे जो डी होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, दो रियल रूट्स बोल रहे हैं ना, तो डी केवल इक्वल टू 0 होना चाहिए, डी केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड वाली बात बेटा क्या बनेगी, थर्ड वाली क्या बात क्या बनेगी कि जो माइनस बी अपॉन 2a है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, अब देखो वो यहाँ पे होना चाहिए। मतलब वो भैया 1 से तो बड़ा आदमी होना चाहिए और 5 से छोटा आदमी चाहिए, तो ये आपका 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, डेटा बहुत इजी दिया है, बट मेन बात ये नहीं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेन बात है कि डेटा को ये लिखना, तुम्हें अब तक इतनी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद तुम्हें लिखना ये निश्चित तौर पे आना चाहिए, इसमें कोई डराल नहीं। और बच्चा जो इस लेवल पे जो लिख रहा है उसका मतलब भाई कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, इस बात में कोई डिनायल नहीं है। कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, इस बात में कोई डिनायल नहीं है। तो बेटा आज के क्लास में हमने किया किसके साथ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी मैं समरी में बताऊंगा तुम्हें, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ग्राफ के एनालिसिस के साथ शुरू किया। लास्ट वाले क्लास की जो लेक्चर नंबर 3 की जो लर्निंग थी, उस लर्निंग को थोड़ा सा हमने बताया कि कैसे कैसे सवालों में अप्लाई करना है। लोकेशन ऑफ द रूट्स को हमने शुरू किया। लोकेशन ऑफ द रूट्स में हमने पहला केस हमने पढ़ा। अभी एक चौथा केस मैं आपसे खुद अभी जाते जाते करा दूंगा, तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा मजा आ गया। सुनिए, पहला केस पढ़ा कि जो नंबर के है जिसके रिस्पेक्ट में आप रूट्स को कंपेयर मार रहे हो, वो के नंबर अगर लाइज इनसाइड द रूट हो जाए, ये सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शॉर्ट, सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल यही होता है। कंडीशन एक ही है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होना चाहिए। कि अगर बेटा आउटसाइड द रूट हो जाए तो a इंटू एफ ऑफ के इस केस में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बट d का भी कंडीशन लगाना पड़ेगा। d या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या फिर d ग्रेटर देन 0 होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो सवाल में बोल रहे हैं कि रूट्स केवल रियल है या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और यदि मान लो k वाला नंबर रूट के किसी एक पर्टिकुलर साइड में चला जाए, अल्फा बीटा दोनों से छोटा हो जाए या फिर अल्फा बीटा दोनों रूट से बड़ा हो जाए, तो इस केस में जो वर्टेक्स की x वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन 2a, उससे बेसिकली आपको कंपेयर मानना पड़ता है नंबर k को। यस और फिर लास्ट में जाते हैं, मैंने बताया कि भैया आप दो नंबर के बीच में एक रूट फंसा है, यही सेम नॉलेज लगेगी। प्रश्न ये है यहाँ पे, मान लो मैं तुमसे एक सवाल बोल दूं कि कोई भी एक मान लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एफ दिया था, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ मान लो लेमडा इस बार अननोन है। हमने यहाँ पे, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, मैं आपको सही बता रहा हूं, और बहुत छोटा होता है, कंपटीशन में आता है। मैंने बोला एग्जैक्टली 1 रूट इन इंटरवल 1 to 5। सर ये लास्ट वाले सवाल से डिफरेंट कैसा है? लास्ट वाले सवाल में क्या था, दोनों का दोनों रूट इंटरवल 1 से 5 के बीच में था। लंबा सवाल होता है, आमतौर पे इतना लंबा मतलब पूछने को पूछ सकता है, बट जनरली एग्जामिनर भी इसको अवॉइड करता है। निश्चित तौर पे हालांकि इस सवाल को लगाना है। अगली बात हमने क्या बोली, अब ये पक्का पूछ सकता है, दिस इज अ प्योर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल 1 to 5। अब भैया कौन सा रूट 1 से 5 के बीच में? भाई अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो भाई साहब ये अल्फा है बीटा है, ये दोनों रूट्स हमने बना दिए। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हो सकता है कि 1 यहाँ पे हो जाए, हो सकता है 5 यहाँ पे हो जाए। अब अल्फा वाला रूट 1 से 5 के बीच में आ गया, या ये भी पॉसिबल था कि भाई 1 यहाँ हो जाए और 5 यहाँ हो जाए। अब इस केस में बीटा वाला रूट 1 से 5 के बीच में आ गया। मैं आपको बता दूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आप सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें, एक ही कंडीशन लगाने से अपना काम हो जाएगा। केवल आप लिख दो f of 1
into f of 5 less than 0 that will give you the final answer. डी लगाने का ही मतलब नहीं बनता। और अगर एग्जैक्टली एक रूट 1 से 5 के बीच में था तो बेटा माइनस बी अपॉन 2a से कंपैरिजन का भी कोई मतलब नहीं बनता। अब माइनस बी अपॉन 2a कहां पे होगा? कुछ नहीं बता सकते। दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब इसमें सर आपने ए वाला नहीं लिखा, इसमें ए वाले का भी कोई मतलब नहीं बनता भाई। अब यहाँ पे इस वाले केस में आप F1 पॉजिटिव लिखोगे, इसमें F5 नेगेटिव लिखोगे। इस वाले केस में F1 नेगेटिव लिखोगे, F5 पॉजिटिव लिखोगे। दोनों का प्रोडक्ट तो आपका नेगेटिव ही आ रहा है ना। डाउनलोड ओपनिंग बना के देखोगे, अगेन बनेगा। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो गया और सबसे शॉर्ट सवाल हो गया। बोलो भाई। तो ले देखिए, दो इंपॉर्टेंट सवाल की वैरायटी होती है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर दोनों रूट्स के इनसाइड है। दूसरा किसी इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है। यदि बेटा एलओटीआर के यही केवल दो केसेस बताएं तो मेंस एग्जाम के आप 75-80% सवाल, एडवांस एग्जाम के भी कम से कम 50% सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। और भाई इंतजार की घड़ी खत्म होती है। एक्लब टेस्ट सीरीज की डिमांड, जिसको हमने लास्ट ईयर जेई मींस 1 और जेई मींस 2 के टाइम पे हमने जिसको लॉन्च किया था, ठीक है। कई सारे बच्चों ने 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टेस्ट सीरीज को देके बहुत बेहतरीन बेहतरीन बच्चों की परसेंटाइल आई थी। क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों ने जो जो डाले थे वो जेई मेन के पुराने ईयर की आर्काइव्स को ढंग से एनालाइज करके डाला था, तो काफी सारा क्वेश्चन वहां से मैच हुआ था। और इस एक्लब टेस्ट सीरीज का लॉन्च आई थिंक 15th ऑफ जुलाई, तो यहाँ पे गलत लिखा है, आई थिंक 19th ऑफ जुलाई को ये होने वाला है 6 PM पे, ठीक है ना। तो भाई इसका भी वीडियो भी आपको मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को भी नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और यदि आपको लगता है कि आपको इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे मेरे से कुछ भी सीखने को मिला और आगे अगर आप मेरे से सीखना पसंद करोगे तो उस केशव भट्टा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक बात गारंटी के साथ बता सकता हूँ, जिस डेप्थ के साथ और जिस हिसाब से सवाल को ये चेंज कर दो ये होगा, ये चेंज कर दो वो ये होगा, जिस मतलब इंटेंसिटी, डेप्थ और जिस कमिटमेंट के साथ मैं यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टीचर ऐसे होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। बहुत ही मुट्ठी भर के टीचर होंगे जो ऐसा काम करते होंगे। तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि इसी लेवल के बेहतरीन कंटेंट आगे भी आपको मिलते रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना लास्ट सेशन था, उसको हर बच्चे ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होगा। अगला वाला टॉपिक आई थिंक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मुलाकात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर के साथ। एंड टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।